शहर की रफ्तार से बहुत दूर, जहां मोबाइल नेटवर्क भी सांस लेने से डरता है, वहां समय की गर्द में छुपा एक पुराना कब्रिस्तान था। टूटी हुई कब्रें, जंग लगी सलाखें और सूखे पेड़ों के बीच पसरी हुई एक अजीब सी खामोशी। वहां पहुंचा था एक इंसान, साहिल वर्मा। कभी उसका नाम अखबारों में छपता था, कॉलेज की दीवारों पर उसके पोस्टर लगे होते थे। कहानी प्रतियोगिता का विजेता, युवा लेखक सम्मेलन का मुख्य वक्ता। उसके शब्दों में जादू था। लोग कहते थे ये लड़का अगला प्रेमचंद है, पर फिर शब्द बिखर गए और जादू खो गया। एक के बाद एक रिजेक्शंस। प्रकाशक बोले बहुत साधारण है ये कहानी। संपादक हंसे, ये किस जमाने की सोच है। और दोस्त बोले अबे छोड़ना, राइटिंग से कोई कमाता है। धीरे धीरे उसके सपनों की आवाज भी धीमी पड़ने लगी। माँ की चुप्पी, पिता की चिंता और उसके भीतर गहराता हुआ सन्नाटा। साहिल अब किसी कहानी में नहीं जीता था, वो अब सिर्फ दिन काटता था। लोगों ने कहा किस्मत नहीं है तेरे में, तेरे बस की बात नहीं है ये सब। और एक दिन बिना किसी मंजिल के, बिना किसी उम्मीद के, साहिल बस निकल पड़ा। ना कोई बैग, ना मोबाइल, ना पैसा, सिर्फ एक पुरानी डायरी जो कभी उसके दिल की आवाज हुआ करती थी। कभी चलते हुए पगडंडियां मिली, कभी वीरान सड़कें, और फिर सूरज ढलने के बाद वो पहुंचा उस कब्रिस्तान में। कब्रों की दरारों में जैसे समय की कहानियां दबी थी। कुछ नाम धुंधले थे, कुछ तारीखें मिट चुकी थी, लेकिन हर पत्थर जैसे साहिल को घूर रहा था। एक टूटी हुई लोहे की बेंच पर बैठकर साहिल ने सांस ली। बहुत वक्त बाद उसने डायरी खोली। उसके हाथ कांप रहे थे, कलम पुरानी थी, लेकिन इरादा नया था। उसने पहला शब्द लिखा, क्या मरने के बाद ही किसी कहानी को मायने मिलते हैं। और तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई मिट्टी के नीचे करवट ले रहा हो। मिट्टी दरकने लगी, पत्थर का कटा हुआ हिस्सा एक तरफ गिरा, और फिर धीरे धीरे उस कब्र से बाहर आया एक मुर्दा। उसका चेहरा अधूरा था, आंखें गहरी और कपड़े जमाने से सड़ चुके थे, लेकिन वो डरावना नहीं था। वो थका हुआ लग रहा था, जैसे बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। साहिल कांप रहा था, लेकिन वो भागा नहीं। वो उस मुर्दे की तरफ देखने लगा, और मुर्दा सिर्फ उसकी डायरी की ओर इशारा करने लगा। साहिल ने डरते हुए पूछा, क्या 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 तुम कुछ कहना चाहते हो? कोई आवाज नहीं आई, बस मुर्दा मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया और अपनी सड़ी हुई उंगलियों से मिट्टी पर कुछ लिखने लगा। साहिल आगे बढ़ा और देखा मिट्टी में उंगलियों से लिखा था, मेरी कहानी अधूरी रह गई, क्या तुम पूरी करोगे? साहिल हक्का बक्का रह गया। उसने धीरे से पूछा, कौन हो तुम? मुर्दा सर उठाता, उसकी आंखों में नमी थी, और फिर वो अपनी छाती से एक पुराना सड़ा हुआ कागज निकालता, जिस पर फेडेड इंक से कुछ लिखा था। एक कहानी का पहला पन्ना, शीर्षक जिंदा मगर गुमनाम। साहिल ने कांपते हाथों से कागज लिया और बोला, मैं पूरी करूंगा, तुम्हारी कहानी भी और अपनी भी। मुर्दा मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे वापस उसी कब्र में लेट गया, बिना कोई डर, बिना कोई शब्द, जैसे कोई अधूरी आत्मा अब चैन से सो सकती है। कब्र की मिट्टी अपने आप भर गई और हवा में फिर से शांति आ गई। सुबह की पहली किरण कब्रिस्तान की दीवार पर पड़ी और साहिल अब भी वहीं बैठा था, डायरी, मिट्टी पर रखा पुराना पन्ना और उसके अंदर उठता एक तूफान। अगली सुबह साहिल ने अपनी आवाज़ में उस कहानी को रिकॉर्ड किया, अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया और टाइटल रखा, एक मरा हुआ लेखक बोल रहा है। उसे लगा कोई नहीं देखेगा, और फिर कुछ घंटों में नोटिफिकेशन आने लगे। 100 व्यूज़, 1K व्यूज़, 10K व्यूज़, और फिर वीडियो के नीचे अजीब कमेंट्स आने लगे। ये कहानी तो मेरे दादा सुना करते थे, लेकिन कभी पूरी नहीं कर पाए। इस आवाज़ में कुछ था, जैसे किसी मरे हुए इंसान की सांसें चल रही हों।
मैंने इस कहानी को सुनते सुनते अपने दादाजी की पुरानी डायरी खोली और उसमें वही नाम था, जिंदा मगर गुमनाम। रात के ठीक 12 बजे साहिल के फ़ोन पर एक कॉल आया। नंबर अनजान। आवाज़ आई, तुमने मेरी कहानी को आवाज़ दी है, अब मेरी और भी कहानियाँ सुनो, बहुत सी कब्रें अभी बोलना चाहती हैं। साहिल चौंक गया, लेकिन अब उसे डर नहीं लगा। उसने पूछा, क्या तुम भी लेखक थे? आवाज़ बोली, हम सब लेखक हैं साहिल, पर कुछ कहानियाँ सिर्फ कब्र में पनपती हैं। कॉल कट हो गया और तभी साहिल की स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, नाम अनफिनिश्ड टेल्स, और उसमें थी सैकड़ों फाइलें। हर फाइल का एक नाम था, एक पुरानी तारीख और एक भूला बिसरा नाम। सबसे ऊपर जो फाइल थी उसका नाम था 13वां पन्ना, देविका शर्मा, 1962। साहिल ने वो फाइल खोली। फीके बड़े काले अक्षरों में एक नोट लिखा था, जो 13वां पन्ना मैं नहीं लिख पाई उसे वही पूरा कर सकता है जो मरती कहानियों को फिर से जिंदा करना जानता है। साहिल ने रिसर्च शुरू किया। नाम मिला लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर देविका शर्मा, जो 1962 में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। कहते हैं वो देश के बंटवारे पर कुछ ऐसा लिख रही थी जो अगर छप जाता तो हिला देता। वो आखिरी बार लाइब्रेरी के कमरे नंबर 3 में देखी गई थी, जिसके बाद वो कमरा सील कर दिया गया। साहिल उसी कमरे तक पहुंचा। जाले, टूटी हुई अलमारी, धूल में दबे शब्द और टेबल पर रखी एक डायरी जिसमें सिर्फ 12 पन्ने थे। 13वां पन्ना गायब था। तभी हवा एकदम शांत हो गई। दीवार पर एक परछाई बनी, देविका शर्मा। वो थकी हुई थी, पर उसकी आंखों में तसल्ली थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस इशारा किया साहिल की डायरी की ओर। साहिल ने लिखना शुरू किया। शब्द खुद ब खुद उतरते गए। कुछ सच्चाइयाँ समय से डरती नहीं, वो समय को बदल देती हैं। अगर एक लेखक मिटा दिया जाए तो क्या उसकी स्याही भी मिट जाती है? साहिल की उंगलियां थरथरा रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। कहानी पूरी होते ही परछाई मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। साहिल ने वीडियो रिकॉर्ड किया। 13वां पन्ना, देविका शर्मा की आखिरी आवाज़। वीडियो वायरल हुआ। लोगों ने कहा, मेरी नानी देविका की स्टूडेंट थी। ये वही कहानी है, इतिहास की सबसे खतरनाक कहानी जो कभी छापी नहीं गई। और फिर एक ईमेल आया। उसमें सब्जेक्ट था, वी नो व्हाट यू आर डूइंग मिस्टर वर्मा। तुमने उसे जिंदा कर दिया जिसे हमने मिटा दिया था। अगली कहानी अपलोड करने से पहले सोच लेना। कुछ कहानियाँ दफन ही ठीक रहती हैं। और इसके बाद साहिल की कहानियाँ आनी बंद हो गई। कोई नया वीडियो नहीं, कोई लैब नहीं, बस एक आखिरी अपडेट, फोल्डर फाइनल टेल कमिंग सून। लेकिन वो वीडियो कभी अपलोड नहीं हुआ। लोगों ने कहा साहिल गायब हो गया। ना फ़ोन चालू, ना लोकेशन, ना कोई सुराग, बस एक रिकॉर्डिंग बची थी। अगर मैं ना दिखूं तो समझना मैं वही हूँ, किसी अधूरी कहानी में, किसी भूली हुई आत्मा के साथ, किसी शब्द के इंतज़ार में। तभी स्क्रीन पर एक फाइल खुलती है जिस पर लिखा था द राइटर 203। उसमें लिखा था, जिंदा हूँ लेकिन अब मुझे कोई और लिख रहा है। और उसी रात एक बच्चा अपने कमरे में बैठा एक पुरानी डायरी खोलता है और कहता है, पापा की डायरी मुझे मिल गई है। तो दोस्तों, ये था इस स्टोरी का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी लाएंगे। बस आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब। थैंक यू।